हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षा रैंकर्स। सो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर 3 को डिस्कस किया था, विच इज़ लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन। हमने चैप्टर को अच्छे से समझा था और उसको अच्छे से डिस्कस किया था। उसकी ग्लॉसरी और नोट्स पे भी हमने डिस्कशन किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए और वीडियो को देखिए। वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिलेगा। So students, in this video we are going to discuss the question answer of chapter 3 लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन। तो आइए चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं, समझते हैं और किस तरीके से उसके आंसर्स किए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले आपको मिलता है कॉम्प्रिहेंशन, और कॉम्प्रिहेंशन में है थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। तो आपको सोचना क्या है, आपको एक बार स्टोरी को मेमोराइज करना है, आपको याद करना है कि आपने स्टोरी में क्या पढ़ा था और फिर आपको आंसर्स करने हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज़ कॉल्ड स्वर सम्राज्ञी। स्वर सम्राज्ञी किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हमने चैप्टर में कई बार पढ़ा कि लता मंगेशकर को हम स्वर सम्राज्ञी कहते हैं, स्वर कोकिला कहते हैं, सुरों की रानी कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लता मंगेशकर इज़ कॉल्ड स्वर सम्राज्ञी। लता मंगेशकर को स्वर सम्राज्ञी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2, विच अवार्ड सी गेव अप। लता मंगेशकर ने एक अवार्ड को क्या किया था? छोड़ दिया था। तो उन्होंने कौन से पुरस्कार को छोड़ दिया था? आपको बताना है कि उस पुरस्कार का क्या नाम था। तो आप सबको याद होगा कि लता मंगेशकर जी ने फ्रेश टैलेंट को, मतलब नई प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड को छोड़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी गेव अप फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर she gave a Filmfare Best Playback Singer award. Next question, which is question number 3. Why did she give up that award? अब आपको बताना है कि उन्होंने वह पुरस्कार क्यों छोड़ा था। लता मंगेशकर जी ने इस पुरस्कार को क्यों छोड़ा था? तो आप सबको याद होगा, अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने फ्रेश टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए इस अवार्ड को छोड़ा था। She gave up the award in order to promote fresh talent. उन्होंने नई प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए इस अवार्ड को छोड़ा था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ थिंक एंड राइट। थिंक एंड राइट में आपको क्या करना होता है? सोचो और लिखो। मतलब वापस से आपको एक बार स्टोरी को याद करना होता है, मेमोराइज करना होता है, रिमाइंड करना होता है और फिर आपको आंसर करना होता है। आंसर इज़ नॉट मोर देन 50 वर्ड, और जो आपके आंसर्स होंगे वो 50 वर्ड्स के अंदर ही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ लता, व्हाई वाज इट चेंज्ड। लता मंगेशकर का पहले का नाम क्या था और क्यों बदल दिया गया? इस नाम को क्यों बदला गया? तो आप सबको पता है कि लता जी का जो पहले का नाम था वो था हृदया, और उसे उनके पिताजी ने अपने एक नाटक के पात्र के नाम पर बदल के लता कर दिया। तो आइए आंसर करते हैं। द अर्लियर नेम ऑफ लता वॉज हृदया। इट वॉज चेंज्ड लतिका, अ फीमेल कैरेक्टर इन वन ऑफ हर फादर्स प्लेज। उनके पिता के एक नाटक में लतिका नाम का एक पात्र था जिसके नाम पर लता का नाम बदल के हृदया से लता कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, लता जी refused to accept the Filmfare Award. Why did she do so? What light does she throw on her personality? लता जी ने फिल्म फेयर पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? यह उनके व्यक्तित्व पर क्या प्रकाश डालता है? तो लता जी ने उस पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो चाहती थी कि जो नई प्रतिभा है वो आगे बढ़े, और उनके व्यक्तित्व में उनकी जो असाधारण गेस्चर था गिव अप करने का, वो झलकता है। तो आंसर करते हैं। लता जी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फिल्म फेयर अवार्ड इन ऑर्डर टू प्रोमोट फ्रेश टैलेंट। लता जी ने फिल्म फेयर पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। क्यों?
क्योंकि वो नई प्रतिभा को बढ़ावा देना चाहती थी, बिकॉज शी वॉन्ट टू promote fresh talent. This shows her great personality and unusual gesture of giving up. यह उनकी महान पर्सनालिटी मतलब महान व्यक्तित्व को दर्शाती है और unusual gesture of giving up और त्याग करने की एक असाधारण भावना को दर्शाता है. So move to our next question, which is question number 3. Pandit Nehru could not control his tears. What does it suggest about Lata's art of singing? पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने आंसू नहीं रोक सके. यह लता के गायन कला के बारे में क्या सुझाव देता है? आपको इसका आंसर करना है कि ऐसा क्या था लता की गायकी में जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने आंसू को नहीं रोक सके. आंसर: The statement suggests that Lata Mangeshkar's singing was so powerful and emotionally moving that it brought tears to the eyes of a great leader like Pandit Jawaharlal Nehru. तो इस स्टेटमेंट से पता चलता है, जो ये स्टेटमेंट है उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि लता मंगेशकर का जो गायन था वो इतना सशक्त था, इतना स्ट्रॉन्ग था और भावनात्मक रूप में इतना ज़्यादा इमोशनल था. पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नेता की आंखों में आंसू आ गए. दिस इंडिकेट दैट हर आर्ट ऑफ सिंगिंग was capable of touching the heart. इससे पता चलता है कि लता मंगेशकर की जो गायन कला थी वो दिल को छूने में सक्षम थी. ये इंडिकेट करता है कि उनकी जो सिंगिंग थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि वो दिल को छू जाती थी. It highlights her ability to convey deep emotion through her voice. यह उनकी आवाज़ के माध्यम से गहरी भावनाओं को व्यक्त करने की उनकी क्षमता को उजागर करता है. मतलब उनकी वॉइस में इतना ज़्यादा इमोशन था, उनकी वॉइस में इतनी एबिलिटी थी कि वो डीप इमोशन को हाईलाइट करता है, गहरी भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता को उजागर करता है. तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है. अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद से करें तो आप खुद से करने के लिए भी एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि हमने आपको हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है. नेक्स्ट है वोकैबुलरी. गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड अगेन एंड गिव द मीनिंगफुल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. आपको सारे वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और उसके लिए जो मीनिंग है, जो उसका अर्थ है, आपको बताना है. फर्स्ट है सैक्रिफाइस. सैक्रिफाइस का मतलब आपको पता है त्याग. हमने अपने ग्लॉसरी और नोट्स में भी डिस्कस किया था और अपने चैप्टर में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था. पैट्रियोटिक, having love for the country, native, of the origin, belonging to birthplace. Gesture को हम posture भी कहते हैं. Something that you do that shows other person what you think or feel. Move to our next question, which is C2. Find out the opposite word of following words from the text. तो आपको इन वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स को लिखना है. या द फर्स्ट वर्ड इज डिसऑनर. और डिसऑनर का मतलब क्या होता है? अपमान. और ऑनर का मतलब क्या होता है? सम्मान. तो एक और वर्ड हो सकता है कि ऑनर का मतलब होता है रिस्पेक्ट और डिसऑनर का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट. सेकंड यूजुअल. यूजुअल होता है और इसका ऑपोजिट होता है अनयूजुअल. अनयूजुअल का मतलब होता है असाधारण और यूजुअल का मतलब होता है साधारण. प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन मतलब होता है किसी को बचाना, किसी को सुरक्षित करना, किसी को संरक्षित करना. और प्रोटेक्शन का उल्टा क्या हो जाएगा? किसी पर आक्रमण कर देना. तो आपके के चैप्टर में एक वर्ड है एग्रेशन. एग्रेशन. एग्रेशन का मतलब होता है आक्रमण करना. नेक्स्ट है मॉर्टल. मॉर्टल मतलब होता है मरणशील या नश्वर. जिसका नाश हो सकता है उसे हम कहते हैं मॉर्टल. जो अमर नहीं होता है और जो अमर होता है उसे हम क्या कहते हैं? इमॉर्टल. इमॉर्टल मतलब होता है वो चीज़ें
और वो लोग जो कि इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन बहुत दिनों तक उनके बारे में लोग बातें करते हैं और वो हमेशा के लिए हमारे साथ एग्जिस्ट करते हैं, उसी को हम कहते हैं इमॉर्टल। नेक्स्ट एक ग्रामर का टॉपिक है विच इज़ कंजंक्शन, और हमने अपने चैप्टर 2 के एक्सरसाइज में भी इस टॉपिक को कवर किया है। तो आपने कंजंक्शन को अगर नहीं देखा है तो आप चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट 2 वाले वीडियो को देखिए, उसमें हमने कंजंक्शन को अच्छे से समझाया है। एग्जाम्पल फर्स्ट, हर फादर वॉज अ क्लासिकल सिंगर and a theater artist. Now here we see that two traits of the same person have been joined by using and। यहाँ पर क्लासिकल सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट को, जो किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, उसके दो क्वालिटीज़ के बारे में बात हो रहा है विच इज़ क्लासिकल सिंगर एंड थिएटर आर्टिस्ट, और इन दोनों को जोड़ने वाला जो कंजंक्शन है वो है एंड कंजंक्शन। तो जब हम सेम पर्सन के दो ट्रेड्स को एक साथ जोड़ते हैं तो उसके लिए हम जिस कंजंक्शन का यूज़ करते हैं वो कंजंक्शन है एंड। एग्जाम्पल 2, द फैमिलीज लास्ट नेम यूज टू बी हार्दिकार बट दीनानाथ चेंज्ड इट इनटू मंगेशकर। हियर बट इज यूज टू जॉइन टू ऑपोजिट थिंग्स कॉन्ट्रास्टिंग इन नेचर। यहाँ पे दो ऑपोजिट चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है कि पहले उनके जो फैमिली का नाम था वो हार्दिकर था, लेकिन बाद में उसको बदल के मंगेशकर कर दिया गया। तो बेसिकली इस दो एग्जाम्पल का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम दो सिमिलर ट्रेड के बारे में बात करते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सीता पढ़ाई में बहुत अच्छी है और खेल में भी, मतलब दोनों साइड अगर आपको पॉजिटिव मिलता है और एक ट्रेड का मिलता है तो वहाँ पे हम एंड कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारा सेंटेंस है वो कुछ ऐसे हो कि सीता पढ़ाई में अच्छी है लेकिन खेल में अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे दो ऑपोजिट चीज़ मिलती है, पहला कि वो पढ़ाई में अच्छी है लेकिन दूसरा ये कि वो खेल में अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे हम बट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। Now use either and or but to complete the following sentences। आपको and और but का यूज़ करके इन sentences को complete करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, He is a naughty boy blank good in studies। वो एक शरारती बच्चा है लेकिन good in studies, वो पढ़ाई में अच्छा है। तो यहाँ पे शरारती है लेकिन पढ़ाई में अच्छा है, इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। तो जब दो ऑपोजिट चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बट। नेक्स्ट, ही इज़ अ प्लेयर डैश अ सिंगर। ही के दो ट्रेड्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एंड कंजंक्शन का, क्योंकि बोथ साइड इज़ पॉजिटिव। राजू साउट्स लाउडली इन द प्लेग्राउंड ब्लैंक स्पीक्स वेरी स्लोली इन क्लास। राजू है जब वो प्लेग्राउंड में होता है तब तो वो बहुत तेज़ आवाज़ करता है, लेकिन जब वो क्लास में होता है ही स्पीक्स वेरी स्लोली इन क्लास। तो यहाँ पे दो ऑपोजिट चीज़ों के बारे में बात हो रही है, तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे बट। तो आई होप आपको बट और एंड का जो यूज़ है वो अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन है, आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मुझे कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है, आई लाइक रीडिंग स्टोरीज। मैं बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, व्हेन आई ग्रो अप आई वॉन्ट टू बिकम अ क्रिकेटर। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, आई एम फाउंड ऑफ वॉचिंग टीवी। मुझे टीवी देखना पसंद है। आई वॉन्ट टू बिकम लता मंगेशकर। मैं लता मंगेशकर बनना चाहता या चाहती हूँ, डिपेंड्स ऑन जेंडर। अगर आप बॉय हैं तो मैं चाहता हूँ, और अगर आप गर्ल हैं तो मैं चाहती हूँ। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू फाइट फॉर माई कंट्री। मैं अपने देश के लिए लड़ना चाहता या चाहती हूँ, डिपेंड्स ऑन जेंडर। आई एम अ ब्रेव बॉय। मैं एक बहादुर लड़का हूँ। ये जितने भी ट्रांसलेशंस के वर्ड हैं ये बहुत ही इजी वर्ड्स हैं जिनको आप
कोशिश करें कि अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करें। जैसे आपको बोलना हो कि मुझे गाना गाना अच्छा लगता है तो आई लाइक सिंगिंग सॉन्ग्स, मुझे डांस करना अच्छा लगता है तो आई लाइक टू डांस, मुझे कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है आई लाइक रीडिंग स्टोरीज़, मुझे कहानियाँ लिखना अच्छा लगता है आई लाइक टू राइटिंग स्टोरीज़, मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनना चाहता हूँ व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ क्रिकेटर। तो आप अगर आपको बोलना है कि मैं बड़ा होके सिंगर बनना चाहता हूँ तो व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सिंगर। तो ऐसे आप नए नए वर्ड्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, लेट्स टॉक एंड राइट। आओ बातें करते हैं और लिखते हैं। डिस्कस इन ग्रुप्स योर हॉबीज़ एंड देन कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। आपको अपने ग्रुप में अपनी हॉबी को, अपनी पसंद को डिस्कस करना है और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज़ आई एम अ बॉय और गर्ल। अगर आप बॉय हैं यहाँ लिखेंगे बॉय, अगर आप गर्ल हैं तो यहाँ लिखेंगे गर्ल। आई स्टडीड इन क्लास 5-6। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? अगर आप क्लास 6 में पढ़ते हैं तो यहाँ लिखेंगे 6। आई एम फाउंड ऑफ प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग, वॉचिंग टीवी। आप किस चीज़ के शौकीन हैं? तो आपको क्या लिखना है, आप जिस चीज़ के शौकीन हैं उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर आपको प्लेइंग पसंद है तो प्लेइंग, सिंगिंग पसंद है तो सिंगिंग, डांसिंग पसंद है तो डांसिंग और रीडिंग पसंद है तो रीडिंग। अगर आपको वॉचिंग टीवी पसंद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डी, आई ब्लैंक इन द इवनिंग आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क। शाम को जब मैं अपना होमवर्क पूरा कर लेता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? टेक स्लिप, मैं नींद लेता हूँ, टेक बार्थ, मैं स्नान करता हूँ। आप दोनों में से जो करते हैं आपको यहाँ पे भर देना है। अगर आप सो जाते हैं तो यहाँ पे आप भरेंगे टेक स्लिप। नेक्स्ट है आई ब्लैंक लॉट ऑफ टाइम टू माई हॉबी। आप अपने हॉबी को बहुत सारा वक्त देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गिव, क्योंकि टेक का मतलब होता है लेना और आप अपने हॉबी को वक्त देते हैं ना कि उससे लेते हैं। आई वॉन्ट टू ग्रो बिग एंड बिकम अ सिंगर और डांसर। जो आप बनना चाहते हैं वहाँ ये आप वहाँ पे ब्लैंक में आप उसको भर देंगे। तो यहाँ जो हमारा चैप्टर 3 है लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन, उसके क्वेश्चन आंसर्स को हमने कंप्लीट कर लिया। हमने एक एक क्वेश्चन को कवर किया है। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए हों। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर को डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आप इस क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियोस को देखेंगे। सो आई होप आज का क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको क्लास अच्छे से समझ में आई हो। और अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया हो तो आप सबको पता है कि आपको क्या करना है, हमारे वीडियोस को लाइक करना है, हमारे क्लास को अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ वो भी पढ़ सकें। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।